ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, जिसमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का व्याख्यान हो चुका था। आज अवधि ज्ञान का व्याख्यान समझना है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि माने होता सीमा, मर्यादा। सीमा और मर्यादा को लेकर के जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह जो है अवधि ज्ञान कहलाता है। यह अवधि ज्ञान वर्ण कर्म के क्षेत्रम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जिसके विषय की सीमा हो उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का धारक जीव इंद्रियों तथा प्रकाश आदि की सहायता के बिना ही अपने विषय क्षेत्र में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान के लिए इंद्रिय आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रकाश आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका जितना क्षेत्र है वह क्षेत्र उसे आँखों से दिखाई भी ना दे तो भी वहाँ के रूपी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अवधि का अर्थ है सीमा, और सीमा किसकी? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लेकर के जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जो भव के निमित्त से होता है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई गुण की आवश्यकता नहीं पड़ती, सम्यक की संयम आदि की जरूरत नहीं पड़ती। वह कहाँ पर होता है? तो वह ज्ञान देव और नारकी और तीर्थंकरों के होता है और सर्वांग से उत्पन्न हुआ करता है। आप लोग पंचकर्णक प्रतिष्ठा आदि में देखते ना, अवधि ज्ञान लगा रहा है ऐसा करके, तो ऐसा नहीं लगाया जाता अवधि ज्ञान, वो तो मत एक समझाने के लिए है, क्योंकि अवधि ज्ञान सर्वांग से हुआ करता है। तो देव और नारकियों की क्या होता है? यह जो है भव प्रत्यय, भव माने वहाँ जन्म लेते ही उनके लिए उस भव में ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। देव को और नारकियों को कैसे प्राप्त हो जाती हैं? तो वहाँ क्षेत्र का प्रभाव है। कोई भी नारकी होगा उसको अवधि ज्ञान होगा, कोई भी देव होगा उसको अवधि ज्ञान होगा। अंतर इतना होता है, जो सम्यक दृष्टि होगा उसको अवधि ज्ञान होगा और जो मिथ्या दृष्टि होगा उसको कुअवधि या विभंग अवधि ज्ञान कहलाता है, वह होगा। तीर्थंकरों के जो साथ में लेकर के आते हैं, क्योंकि तीर्थंकर नियम से ही 3 ज्ञान के धारी हुआ करते हैं। समझ गए हैं आप लोग कि नहीं? इसलिए तीर्थंकरों के भी भव प्रत्यय के रूप में माना गया। वैसे भव प्रत्यय तो देववधर नार का नाम देव और नारकियों के होता है, लेकिन मनुष्य में भी तीर्थंकरों को एक अपवाद रूप में होता है, अर्थात तीर्थंकरों के भी क्या होता है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। दूसरा था गुण प्रत्यय। गुण का अर्थ होता है 2 चीज़ें। गुण 2 चीज़ें कहलाती हैं। गुण कौन कौन से होते हैं? एक सम्यक दर्शन और दूसरा संयम, ये गुण कहलाता है। और गुण के आधार पर जो हो उसका नाम गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। तो सम्यक दर्शन और तपस्चरण आदि गुणों के निमित्त से होता है, उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान किन्हीं पर्याप्त मनुष्यों तथा संगी पंचेंद्रिय त्रयींचों के होता है, सबके नहीं होता। इसी को क्षयोसम निमित्तक अवधि ज्ञान भी कहते हैं। यह ज्ञान शंख आदि चिन्हों से उत्पन्न होता है। जो शरीर में चिन्ह होते हैं उन चिन्हों से अवधि ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है। शंख आदि के चिन्ह होते हैं उनसे। तो समझ लो अवधि ज्ञान कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक भव प्रत्यय, दूसरा गुण प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय का अर्थ है जिस भव में जन्म लिया उससे जन्म से ही प्राप्त होना, जैसे देव और नारकियों की और तीर्थंकरों की। जैसे मछली होती है, उसे कोई सिखाता नहीं तैरना, वह बचपन से ही स्वभाव से तैरना सीख जाती है। आप लोगों को तैरना सीखना पड़ता है। जो स्वभाव से मछली को तैरना आता है वो कहलाएगा भव प्रत्यय, वहाँ भव में जन्म लेते ही सीख जाते हैं, है ना।
और गुण प्रत्यय आपका नदी में तैरना कहलाएगा, आपको सीखना पड़ता है। समझ आया? तो गुण प्रत्यय का अर्थ है गुण के द्वारा उत्पन्न होना। गुण किसका नाम है? सम्यक दर्शन को और संयम का नाम गुण है। या तो सम्यक दृष्टि को होगा या फिर सम्यक दृष्टि संयमी को होगा। समझ आना ना? उस अवधि ज्ञान का नाम होगा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। और संयम कहाँ होता है? मात्र दो गति में होता है। कौन सी दो गति में होता है? एक मनुष्य में और अनुव्रत के रूप में त्रिंच में होता है। इसी दोनों के लिए गुणव्रत के रूप में कहा। सम्यक दर्शन भी होता है, इसलिए कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। इसलिए यहाँ पर सम्यक्त तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन संयम जहाँ है वहाँ पर सम्यक्त तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिना सम्यक्त के चौथे गुण स्थान के पंचम और सातवां गुण स्थान कैसे बनेगा? बिना सम्यक दर्शन के संयम कैसे कहलाएगा? इसलिए वो साथ में रहता है। अब अतः गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? तो गुण प्रत्यय जो सम्यक दर्शन और संयम के द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? तो 6 प्रकार के भेद हुआ करते हैं। अनुगामी, इसके बाद आता है अनुगामी के बाद अननुगामी, उसके बाद आता है वर्धमान, फिर आता है हीयमान, फिर अवस्थित और छठे नंबर का होता है अनवस्थित। इस प्रकार के 6 भेद हो जाते हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के। सबसे पहला है अनुगामी। अनुगामी किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी अर्थात जीव के साथ जाए उसे अनुगामी कहते हैं। अनुगामी माने उसके साथ गमन करे, अनु माने साथ में, गामी माने गमन करे। समझ गए ना? जो जीव के साथ परभव में क्या करे? गमन करे, उसका नाम है अनुगामी। इसके भी 3 भेद हो जाते हैं। कुछ क्षेत्र में साथ जाता है, कुछ भाव में साथ जाता है, दूसरे क्षेत्र और भाव दोनों में साथ जाता है। तो इस अपेक्षा से इसके भी 3 भेद हो जाते हैं। किसके? अनुगामी अवधि ज्ञानी के। कैसे होते हैं? जो दूसरे क्षेत्र में अपने स्वामी के साथ जाए उसे क्षेत्रानुगामी कहते हैं। क्षेत्र में गया तो क्षेत्र में गमन किया तो क्षेत्रानुगामी हो गया। जो दूसरे भाव के साथ जाए उसे भवानुगामी कहते हैं, क्योंकि भाव में गमन किया, एक भाव से दूसरे भाव में गया। और तीसरा इसका भेद हो जाता है जो दूसरे क्षेत्र तथा भाव दोनों के साथ जाए उसे उभयानुगामी कहते हैं। उभय क्षेत्र में भी साथ में जाता है और दूसरे भाव में भी साथ में जाता है, तो वह कहता है उभयानुगामी। अब आता है अननुगामी। अननुगामी में अन माने नहीं, अनुगामी माने साथ में जाने वाला, अर्थात साथ में नहीं जाने वाला कहलाएगा अननुगामी। जो अपने स्वामी अर्थात जीव के साथ ना जाए उसे अननुगामी कहते हैं। वहीं हुआ और वहीं पर छूट गया, न पर क्षेत्र में जाएगा न पर भाव में जाएगा, वह कहलाएगा अननुगामी, अर्थात वह साथ में गमन नहीं करता। इसके भी 3 भेद हो जाते हैं। क्षेत्रानुगामी, क्षेत्रानुगामी, भवनानुगामी जो क्षेत्र में अनुगमन नहीं करता, भवनानुगामी जो भाव में गमन नहीं करता, अभयानुगामी जो दूसरे भाव में भी दोनों में नहीं जाता, ना क्षेत्र और ना भाव में। सुनने? अभयानुगामी, ठीक है। वो तीनों में जाता है सो अनुगामी हो गया, ये नहीं जाता इसलिए अननुगामी हो गया, ठीक है ना। न द्रव्य में जाएगा, न क्षेत्र में जाएगा, न क्षेत्र में, न भाव में, न दोनों में। अब तीसरा था वर्धमान। वर्धमान का अर्थ होता है जो वृद्धि को प्राप्त हो। वर्धमान का क्या नाम है? जो वृद्धि को प्राप्त हो उनका नाम वर्धमान है। तो जैसे आपने चंद्रमा को देखा होगा, शुक्ल पक्ष में चांद की कलाएं बढ़ती चली जाती हैं और जब पूर्णिमा होती तो पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। दूज का चांद देखा कैसा होता है? इसी प्रकार बढ़ता 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 वह इसी प्रकार से कह रहे हैं जो वर्धमान होता है अवधि ज्ञान, जो शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह अपने अंतिम स्थान तक बढ़ता जाए उसे वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। ये वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। दूसरा आता है हीयमान। हीयमान माने जो घटता जाए, जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो कृष्ण पक्ष के चंद्र की तरह अंतिम स्थान तक घटता जाए उसे हीयमान कहते हैं। अमावस की काली रात में बदल जाए, समझ गए ना, वो चंद्रमा। इस प्रकार से यह वर्धमान हो गया बढ़ने वाला, हीयमान हो गया घटने वाला। अब होता अवस्थित।
अवस्थित माने ना घटता है ना बढ़ता है, ज्यों का त्यों रहता है। जो सूर्य मंडल के समान ना घटे और ना बढ़े, उससे अवस्थित कहते हैं। कहा था अनवस्थित, जो चंद्र मंडल की तरह कभी कम हो अधिक हो, कभी अधिक हो, उसे अनवस्थित कहते हैं। समझ आ रहा? अवस्थित कौन सा? सूर्य मंडल के समान, ना घटे और ना बढ़े। और अनवस्थित जो चंद्रमंडल की तरह कभी कम हो और कभी बढ़ जाए, वह कहलाता है अनवस्थित। इस प्रकार से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद बताए गए। अन्य प्रकार से भी अवधि ज्ञान के भेद बताए। 3 प्रकार से अवधि ज्ञान के भेद बताए, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ऐसे 3 भेद भी अवधि ज्ञान के आते हैं। तो देशावधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है। जो देशावधि है ना, वह चारों गतियों में हो जाता है। परंतु परमावधि और सर्वावधि ज्ञान मनुष्य गति में चरम शरीरी मनुष्यों के ही होता है, अन्य के नहीं होता। अर्थात जो उसी भव से मुनि हैं, मोक्ष को प्राप्त होंगे, उनको ही यह परमावधि और सर्वावधि प्राप्त होगा, अन्य किसी को नहीं होता। जो देशावधि वह प्रतिपाती है, देशावधि छूट जाता है, गिर जाता है देशावधि, अर्थात हो करके छूट जाता है। परंतु परमावधि और सर्वावधि अप्रतिपाती है, यह केवल ज्ञान होने के पहले नहीं छूटता, क्योंकि उन्हें उसी भव में मुक्ति का लाभ प्राप्त होना है। उनका संबंध छूटेगा नहीं, उनका अवधि ज्ञान भी छूटने वाला नहीं है। देशावधि ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों तरह के होते हैं, क्योंकि चारों गतियों में होते हैं। तो चारों गतियों में होते हैं, तो जो मनुष्य त्रियंज में होगा वो कौन सा होगा? गुण प्रत्यय। और देवनारियों में होगा वो कौन सा होगा? भव प्रत्यय। इसलिए जो देशावधि है वह भव प्रत्यय गुण प्रत्यय दोनों तरह का होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है। क्या कह रहे हैं? जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वह देशावधि ही होता है। ये नियम है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ संयम ही नहीं है। वो चरम शरीर से थोड़ी कहलाएंगे, उन्हें दूसरा भाव लेना पड़ेगा। भव प्रत्यय वाले कौन है? देव और नारकी हैं। यहाँ पर तीर्थंकर को भी लिया, किनको लिया? लेकिन उनका बाद में परमावधि में बदल जाएगा, सर्वावधि में बदल जाएगा, क्योंकि वो चरम शरीरी हो जाएंगे उस समय जब मोक्ष जाएंगे उस। ठीक है। अब जगन्न देशावधि संयत तथा असंयत दोनों ही प्रकार के मनुष्यों तथा देशयमी संयता संयत त्रियंचों के होता है। जो देशावधि है वह भी जघन्य और उत्कृष्ट के रूप से हो जाता है। तो जघन्य होता है वह असंयमी और संयमी दोनों को हो जाएगा, मनुष्यों की और देशयमी संयत संयत त्रियंचों के भी हो जाएगा। लेकिन उत्कृष्ट जो देशावधि है वह संयत मनुष्यों को ही होगा, संयत जीवों को ही होगा। कौन सा? उत्कृष्ट देशावधि संयत जीवों को ही होता है। इतना यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। अब आता है जगन्य देशावधि का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा कितना विषय है। ये कितना जानते हैं? द्रव्य की अपेक्षा कितना जानते हैं? कितने क्षेत्र में इनका अवधि ज्ञान काम करता है और कितने काल में काम करता है और कितने कौन से भाव की अपेक्षा कितना विषय होता है। समझ गए ना? तो मध्यम योग के द्वारा संचित विश्वोपचय सहित 9 कर्म वर्गणा के संचय में लोक का भाग देने से जो द्रव्य लब्ध प्राप्त हो, उतने द्रव्य को जघन्य देशावधि जानता है। ये मात्र श्रद्धा का विषय है। किसका विषय है? आपको श्रद्धा का विषय है। कितना? तो मध्यम योग के द्वारा संचित विश्वोपचय सहित 9 कर्म वर्गणा के संचय में लोक का भाग देने से जो द्रव्य लब्ध होता है, प्राप्त होता है, उतने द्रव्य को जगन देशावधि जानता है। इससे छोटे स्कंद को वह ग्रहण नहीं कर सकता। स्कंद समझते हो और परमाणु समझते हो। परमाणु क्या कहलाता है? जो अविभाज्य हो, जिसके दूसरे भाग ना किए जाएं, अणु परमाणु। और स्कंद जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इससे छोटे स्कंद को ग्रहण नहीं कर सकता। क्षेत्र की अपेक्षा सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जीव को उत्पन्न होने के तृतीय समय में जो जघन्य अवगाहना होती है, उतने प्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए। इतना कम क्षेत्र होता है उसका।
काल की अपेक्षा आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण भूत और भविष्य संबंधी द्रव्य की व्यंजन पर्यायों को जानता है। कौन सी पर्याय को जानता है? व्यंजन पर्याय को जानता है। अर्थ पर्याय की यहाँ पर बात नहीं की। काल की अपेक्षा आवली के संख्यात में भाग प्रमाण भूत और भविष्य संबंधी द्रव्य की व्यंजन पर्यायों को जानता है। अब भाव की अपेक्षा जितनी पर्यायों को काल की अपेक्षा जानता है उसके असंख्यात में भाग प्रमाण वर्तमान काल की पर्यायों को जानता है। ये हो गया जघन्य देशावधि का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा विषय। अब उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय होगा? उत्कृष्ट कितना जानेगा? तो कारमान वर्णना में एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतने सूक्ष्म द्रव्य को उत्कृष्ट देशावधि जानता है। क्या कहा? कारमान वर्णना में एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतने सूक्ष्म द्रव्य को उत्कृष्ट देशावधि जानता है। ये ध्रुवहार क्या चीज है? जो सिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण हो। किसके? सिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण और अभव्य राशि से अनंत गुणा है। जो प्रमाण है वह कहलाता है ध्रुवहार। किसके? सिद्ध राशि के तो अनंत में भाग प्रमाण है और अभव्य राशि से अनंत गुणा है, उसको कहते हैं ध्रुवहार। तो कारमण वर्गणा में एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतने सूक्ष्म द्रव्य को उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा संपूर्ण लोक को जानता है। देशावधि पूरे लोक को जान सकता है। समझ गए? तीनों लोकों की वस्तुओं को जानने की क्षमता रूपशवधि अवधि ज्ञान के पास होते। कौन से? देश उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान। लेकिन ये किनको होगा? संयमी को ही होगा, असंयमी को नहीं हो सकता। काल की अपेक्षा एक समय कम एक पल की बात को जानता है। कितना? मात्र एक समय कम एक पल की बात को जानता है। भाव की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य की पर्यायों को जानता है। ये हो गया उत्कृष्ट देशावधि का ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा विषय। अब जघन्य परमावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है? तीन प्रकार के हैं ना, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो देशावधि का हो गया। अब परमावधि ज्ञान का। देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है उसमें एक बार ध्रुवहार का भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो उतना ही परमावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण है। देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को असंख्यात अर्थात आवली के असंख्यात भाग से गुणा करने पर परमावधि का जघन्य क्षेत्र प्रमाण प्राप्त होता है। उत्कृष्ट देशावधि के काल को असंख्यात से गुणा करने पर जो लब्ध प्राप्त हो तत्प्रमाण परमावधि का जघन्य काल होता है। उत्कृष्ट देशावधि के भाव का जो प्रमाण है उसे आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर जघन्य परमावधि का भाव प्रमाण प्राप्त होता है। क्योंकि देशावधि के जघन्य द्रव्य की पर्याय रूप भाव जघन्य देशावधि से सर्वावधि पर्यंत आवली के असंख्यात भाग से गुणित क्रम है। अतः भाव की अपेक्षा पूर्ववेद संबंधी भाव के प्रमाण को आवली के संख्यात भाग से गुणित करने पर उत्तरभेद संबंधी भाव का प्रमाण निकल आता है। कैसे निकलता है? तो भाव की अपेक्षा पूर्व भेद संबंधी जो भाव के प्रमाण को आवली के संख्यात भाग से गुणा कर दो, उतना करने पर उत्तर जो बाद के भेद हैं उनका प्रमाण आ जाता है। अब आता उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है? तो उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य ध्रुवहार। ध्रुवहार हम आपको बता क्या है? ध्रुवहार किसे कहते हैं? जो सिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण और अभव्य राशि से अनंत गुणा है, ऐसे प्रमाण है। तो उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य ध्रुवहार प्रमाण है। क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है। क्षेत्र कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण। और काल असंख्यात लोकों के जो प्रदेशों के बराबर समय रूप है। जो असंख्यात लोकों के प्रदेशों के बराबर समय रूप है। उत्कृष्ट परमावधि का भाव परमावधि के द्विचरम भेद के विषयभूत भाव से आवली का संख्यात में भाव गुण है। इतना समझना, ठीक है।
ये उपमा माने आप मादस को श्रद्धा का विषय बना करके सुन लीजिएगा। अब सर्वावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है? तो सर्वावधि का द्रव्य एक परमाणु है। क्या कह रहे? सर्वावधि का द्रव्य एक परमाणु है। परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र काल व भाव को असंख्या से गुणा करने पर सर्वावधि का क्षेत्र काल व भाव आता है। जो परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र था, काल था, भाव था, उसको असंख्यात से गुणा कर दो। कितना? माने असंख्यात गुणित हो जाता है। सर्वावधि का जो क्षेत्र काल भाव है वह परमावधि से असंख्यात गुणा हो जाता है, ये मान करके चलिए। अर्थात परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उसके योग्य असंख्यात लोगों से गुणित करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। परमावधि के काल को उसके युग असंख्यात रूपों से गुणा करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट काल होता है, और परमावधि के उत्कृष्ट भाव को उसके युग असंख्यात रूपों से गुणित करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट भाव होता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? इतनी यहाँ पर बात कही। मुख्य बात ये है कि उसका सीधी सी बात है, परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र द्रव्य भाव है, उससे असंख्यात गुणा कर दो तो किसका हो जाएगा? सर्वावधि का होगा। इतना ही जानना पड़ेगा। इतना विशेष जानना चाहिए कि सर्वावधि का विषयभूत द्रव्य परमाणु नहीं है, किंतु अनंत परमाणुओं का स्कंद है। वो अनंत परमाणुओं का, ऐसा भी अनेक आचार्य कहते हैं। अब चलिएगा, नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति के जीवों का अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र का प्रमाण क्या है? नारकी जीव कितना जान सकते हैं, त्रियंच कितना जान सकते हैं और मनुष्य कितना जान सकते हैं? तो सातवीं भूमि में नारकियों के अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण 1 कोश है। ये तो समझ में आ जाएगा ना। 1 कोश कितने का होता है? 3 किलोमीटर के लगभग होता है। ठीक है, कितना होता है? हाँ, तो सातवीं पृथ्वी में नारकियों का अवधि ज्ञान का विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण कितना होगा? 1 कोश होगा। इसके ऊपर प्रथम पृथ्वी की नारकियों के अवधि ज्ञान क्षेत्र पर्यंत क्रम से आधे कोश की वृद्धि होती है। क्या हो गया? इसके ऊपर प्रथम भूमि के नारकियों के अवधि ज्ञान क्षेत्र पर्यंत क्रम से आगे क्या होती है? आधे कोश की वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार प्रथम नरक में नारकियों के अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण पूर्ण 1 योजन हो जाए, लगभग 12 किलोमीटर हो जाए। आधा बढ़ाते जाओ। 3 था, तो कहाँ तक पहुँच जाएगा? 12 किलोमीटर तक, 1 योजन तक पहुँच जाएगा वो। कितने से शुरू हुआ था? सातवीं भूमि में नारकियों का अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र कितना था? 1 कोश था। ठीक है ना। और यहाँ प्रथम पृथ्वी में कितना पहुँच गया? आधा बढ़ता हुआ कितना हो गया? 1 योजन हो गया। कितना हो गया? 1 योजन हो गया। त्रियंचों का अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि से लेकर उत्कृष्टता की अपेक्षा तेजस शरीरों को विषय करने वाले देशावधि के भेद पर्यंत होता है। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ? त्रियंचों का अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि से लेकर के, जो जघन्य देशावधि का होता था ना, उसे लेकर के उत्कृष्टता की अपेक्षा तेजस शरीर को विषय करने वाले देशावधि के भेद पर्यंत होता है। जो तेजस पुतला निकलता ना, उसके अनुसार हो जाता है, तेजस शरीर के अनुसार होता है पर्यंत वहाँ तक। मनुष्य गति में मनुष्यों का अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि से लेकर सर्वावधि पर्यंत होता है। ये तो है, मनुष्य में सब प्रकार के होते हैं। समझे? देशावधि हुई तो होता है, परमावधि होता है और सर्वावधि होता है, तो सबका इसमें ले लेना। अब देवगति में अवधि ज्ञान के विषय का प्रमाण कितना क्या है, ये अपन आगे समझेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।